Hello, dear student. I am Praveen Dubey from Drishti Judiciary. Dear student, Drishti Judiciary is starting a new series, namely Constitutional Amendment, and which is related to some important constitutional amendment as such, First Amendment Act and Seventh, and many more. Among them, we are going to discuss the first constitutional amendment. Dear student, आजादी के बाद 1947 आफ्टर 1947 भारत को एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत थी, एक ऐसा सिस्टम चाह रहा था जिसके द्वारा भारत में जो एक इनइक्वालिटी थी, जो शोषण था, एक्सप्लॉयटेशन था जमींदारों के द्वारा, जो डिप्रेस क्लास था हमारे सोसाइटी का, उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसको इक्वालिटी के राइट्स प्रोवाइड करने के लिए कुछ आवश्यकताएं तत्कालीन गवर्नमेंट को महसूस हुई। और फंडामेंटल राइट की कंडीशन ऐसी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो कि फंडामेंटल राइट 26 जनवरी 1950 से हमें प्रोवाइड हुआ, लेकिन स्टेट के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स थे और फंडामेंटल राइट की जो कंडीशन थी वो ये थी कि उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन जुडिशरी के द्वारा किया जाता था। जुडिशरी ऑलवेज ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ फंडामेंटल राइट ऑन द बेसिस ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, और इसका परिणाम क्या हुआ कि सोशलिज्म एस्टैब्लिश करने के लिए जहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बेसिस पर स्टेट को कुछ लॉ बनाने की जरूरत होती थी, हर बार जुडिशरी उसको फंडामेंटल राइट के बेसिस पर जुडिशियल रिव्यू के थ्रू अमान्य कर देती थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती थी। ऐसी अवस्था में एक ऐसे स्थिति की जरूरत हुई जिसके द्वारा डीपीएसपी को स्टैब्लिश किया जा सके और फंडामेंटल राइट की जो इंपॉर्टेंस है वो एज इट इज बनी रहे। फॉर एग्जांपल, डिप्रेस क्लास के एजुकेशन से रिलेटेड जो भी उनको राइट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे थे, और ये एक बहुत लंबी परंपरा है, आप सब जान रहे हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, समझते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग भारत का, वो जो सोशली एंड इकोनॉमिकली एज वेल एज एजुकेशनली बैकवर्ड था, उसको राइट्स नहीं थे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का आर्टिकल 46 स्टेट को सक्षम बनाता था, एक इनेबलिंग क्लॉज है कि वो ऐसे वर्गों के लिए कानून बना सके। एज वेल एज आर्टिकल 39 B and C says, for the establishing a socialism, decentralization of power, equal distribution of natural and economic resources के लिए स्टेट लॉ बना सकती थी। यानी कि इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, अवसर में समानता की भी जरूरत थी, विच इज इंश्राइन इन आवर प्रियम्बल, जो हमारी प्रस्तावना में भी लक्षित होता है, परिदृश्य दिखाई देता है। इन सारे आवश्यकताओं के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले कहा, जुडिशरी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को तरजीह देने के कारण, इंपॉर्टेंस देने के कारण ऐसे जजमेंट देती थी जिसमें राज्य अपनी तरीके से लॉ नहीं बना सकता था फॉर दी सोशल जस्टिस, और विच रिजल्ट्स द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, we are going to discuss about the first constitutional amendment. Historical background, dear student. 1951 में ये amendment आता है। The amendment was introduced shortly after the adoption of the constitution on 26th January 1950. 26 जनवरी 1950 के बाद ऐसी स्थिति समझ में आती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना आवश्यक है थ्रू आर्टिकल 368। ये अमेंडमेंट आपके सामने आता है।
India was grappling with socio-economic challenge, as we discussed, including widespread inequality, the need for land reform, and issues surrounding free speech and public order. लोक व्यवस्था के लिए फ्री स्पीच के नाम पर राज्य की सुरक्षा आदि के विषयों को ध्यान देते हुए लॉ बनाने की आवश्यकता, लैंड रिफॉर्म जमींदारी एवोल्यूशन के लिए, विच इज बेसिकली द नीड फॉर द एस्टैब्लिशिंग अ सोशलिज्म एंड इनइक्वालिटी दूर करने के लिए एक ऐसे अमेंडमेंट की आवश्यकता थी. सेवरल कोर्ट्स जजमेंट, जैसा कि मैंने कहा, several court judgment like Champakam Durai Rajan versus State of Madras had challenged the ability of the state to implement land reforms law, which were deemed necessary to reduce socio-economic disparities. The judiciary often ruled that such law violated fundamental right enshrined in the Constitution, particularly the right to property. For the restricting the right to property, land reforms law नहीं आ पा रहे थे, जरूरत थी इस बात की. The government led by Prime Minister Jawaharlal Nehru, हम सब जानते हैं, भारत भाग्य विधाता, भारत के राष्ट्र निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, felt the need to amend the constitution to safeguard legislation aimed at equitable redistribution of land and to address judicial interpretations that hindered state policy on socio-economic reforms. Notably, case like Champakam Durai Rajan questioned the validity of law providing the reservation in educational institution based on caste. यहां से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और 4 बिंदुओं पर जाते हैं और इन 4 बिंदुओं के बाद ही इसका एक डिटेल्ड डिस्कशन विथ केस लॉ विथ आर्टिकल्स करने जा रहे हैं कि क्या क्या बातें जोड़ी गई फर्स्ट अमेंडमेंट से और क्यों जोड़ी गई. तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है. लैंड रिफॉर्म्स, जब हम लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आर्टिकल 31A इंसर्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड 9th शेड्यूल जोड़ा जाता है. अभी इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे. फ्रीडम ऑफ स्पीच नो डाउट आर्टिकल 19(1)A में प्रोवाइड है, लेकिन इसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत पड़ती है रोमेश थापर और बृजभूषण के केस के बाद, जिसकी चर्चा भी करेंगे. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन है. लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ लिटरल इंटरप्रिटेशन के कारण कोर्ट बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स को रोकने की कोशिश करती थी. रोमेश थापर के केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर भी बहुत सारे ऐसी बातें आ गई थी और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो बातें आई उन पे भी चर्चा होगी. और बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन लाइक 15 क्लॉज 4 इंसर्ट किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू. और यहीं से अब हमारे विषय की चर्चा शुरू हो जाए. इसके पहले एक मैंने जैसा कि कहा कि एक कॉन्साइज वे में हम इस बात की भी चर्चा कर लें. इट इज वेरी नेसेसरी हियर कि कौन कौन से आर्टिकल और कौन कौन से केसेस पे बात हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल 15 clause 1 as well as article 29 clause 2 कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में
या कहीं भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, ओरिजिन एज वेल एज जेंडर बेसिस पर नहीं किया जाए, यानी कि एक इक्वालिटी स्टैब्लिश करना जरूरी है, जो आर्टिकल 14 का पर्पज है। आर्टिकल 14 का पर्पज क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो रूल ऑफ लॉ का सबसे बड़ा लक्षण है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में इंश्राइन होता है, और साथ ही साथ आर्टिकल 14 में नेचुरल जस्टिस भी एम्फेसाइज होता है। आर्टिकल 15 और क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के कारण बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे थे, स्पेसिफिकली वे लोग जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे उनके लिए। लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए आर्टिकल 46 के आधार पर मद्रास स्टेट ने एमबीबीएस कोर्स में कास्ट बेसिस पर, जाति के आधार पर कुछ लॉज बनाए और रिजर्वेशन प्रोवाइड की। किनको? डिप्रेस क्लास को, एससी एंड एसटी को। और होता यह है कि एक चंपकम दुराई राजन नाम की बच्ची, एक लड़की का नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी रिजर्वेशन के कारण जो डिप्रेस क्लास को दिया गया था, उसका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता है। और इसी के अगेंस्ट वो कोर्ट में जाती है, इसीलिए उस केस का नाम क्या है? चंपकम दुराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास। और आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के कारण मद्रास स्टेट का जो लॉ था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, यानी ये लड़की जीत जाती है केस। और उसका कारण मैंने बताया कि कोर्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन पे विश्वास करता था, और कोर्ट ने सबसे पहले इसी केस में इस बात पर डिस्कशन किया कि भाई डीपीएसपी कैन नॉट बी प्रिवेल अपॉन दी फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के ऊपर नहीं है, उसको ओवरलैप नहीं कर सकती, क्योंकि फंडामेंटल राइट कोई कम नहीं कर सकता। उसको आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत कोई भी स्टेट उसको कम नहीं कर सकती, क्षीण नहीं कर सकती। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जुडिशियल रिव्यू का पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देता है। ये एक बात आ जाती है। और इसके बाद तुरंत ही बाद कुछ और भी मुद्दे सामने आते हैं, जिनमें हम बात कर रहेंगे रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, एज वेल एज ब्रिज भूषण and others versus state of Delhi। दोनों ही केस का जजमेंट डेट एक है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा। 26 मई 26 मई 1951। जस्टिस हीरालाल कानिया चीफ जस्टिस थे, और इस केस में सबसे पहले इसकी बात आती है। रोमेश थापर वॉज अ जर्नलिस्ट एंड ही रन अ प्रेस नेमली क्रॉस रोड नाम की एक प्रेस को चलाते थे, अखबार कह सकते, न्यूज़पेपर। और मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949, मद्रास
मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 का सेक्शन 9 सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर के नाम पर प्रेस को कंट्रोल करने का एक इंस्ट्रूमेंट खड़ा कर चुका था। और उसी में हुआ क्या कि इनका क्रॉस रोड भी आ गया, यानी कि क्रॉस रोड के ऊपर भी वो एक्ट लागू होने लगा। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि रोमेश थापर जी चले जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 19(1)(a freedom of speech and expression. First time in this case, Supreme Court opined that a freedom of speech and expression is provided to the press too. प्रेस को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बिकॉज प्रेस इज अ वॉइस ऑफ द नेशन। वो भी एक माध्यम है अभिव्यक्ति का, नागरिकों के अभिव्यक्ति का। और ये मामला फिर से आ जाता। इस केस को भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है। हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात इसी केस में आती है, और कोर्ट कहती है कि सिक्योरिटी के बेसिस पर पब्लिक ऑर्डर के लिए या कंटेम्प्ट के इशू के लिए, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, सॉवरेनिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, बनाए रखने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो इसी जजमेंट के बाद फिर वही फर्स्ट अमेंडमेंट 19(2) में 3 और पॉइंट जोड़ दिए जाते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के। तो एक दूसरी बात ये आ जाती है, और जो तीसरी बात आती है वो आती है आर्टिकल 31 को एबॉलिश कर दिया जाता है, और आर्टिकल 31(a) कैपिटल ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ दिया जाता है। आर्टिकल 31(a) स्टेट को ऐसे लॉ बनाने के राइट देती है जो लैंड रिफॉर्म के लिए जरूरी है। लैंड एक्विजिशंस के लिए लॉ बनाना जरूरी था। भारत डेवलप कर रहा था, करने की कोशिश कर रहा था, और उसके लिए उसको लैंड्स की बहुत जरूरत थी, प्रॉपर्टीज की जरूरत थी, रिसोर्सेस की जरूरत थी। साथ ही साथ जमींदारी एवोल्यूशन को भी समाप्त करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि जैसा कि एक्सल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, काफी बाद में कहा, कि सोशलिज्म मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेस। जॉन रॉल्स एंड रॉबर्ट नाजिक के कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्स को ही सोशलिज्म कहा जाता है। हमारा डीपीएसपी और स्पेसिफिकली आर्टिकल 39(b) and (c) as well as all related articles of DPSP like 40, ये गांधीयन और मार्क्स की थ्योरी का एक मिला जुला रूप है, जिसका मूल मकसद ये है कि हर व्यक्ति समान होना चाहिए, हर व्यक्ति को हर वह अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो एक भारत के नागरिक के नाते, एक मानव होने के नाते उसको राज्य से प्राप्त करने का हक है। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट थ्योरी जो है, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं, वो स्टेट का फॉर्मेशन ही हुआ है हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जैसा कि स्टेट को गार्जियन ऑफ द नेशन कहा जाता है, पेरेंट पैट्रिया को कॉन्सेप्ट है, और गार्जियन ऑफ द नेशन के बेसिस पर डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आता है, और डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा जाता है क्रेडल टू क्रेव, पालने से लेकर कब्र तक सुरक्षा की गारंटी राज्य का धर्म है, राज्य की ड्यूटी है। तो ये राज्य कैसे कर पाएगी जब सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेस कुछ चंद हाथों में रहेंगे, जैसा कि उस समय जमींदारों के हाथों में
या बड़े राजा रजवाड़े, डायनेस्टीज सो कॉल्ड, और रियासतों के पास थी। इसलिए एक रिफॉर्म की जरूरत थी। वो रिफॉर्म था 31 कैपिटल ए। इसके थ्रू करना क्या था? सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करना, 39 बी एंड सी को एस्टैब्लिश करना। और यही 39 बी एंड सी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आप जब आगे जाके पढ़ते हैं तो कहां मिलती है? यही 39 बी एंड सी के लिए एक अमेंडमेंट आता है, 25th अमेंडमेंट, अलॉन्ग विथ 24 एंड 29। इस पर डिस्कस अभी हम नहीं करेंगे, यह हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बात यही आती है कि 39 बी एंड सी को एस्टैब्लिश करने के लिए, फॉर द वेरी पर्पज ऑफ फुलफिलिंग द ऑब्जेक्ट एंड पर्पज ऑफ 39 बी एंड सी, आर्टिकल 14 और 19 को ओवरलैप किया जा सकता है, विच वॉज चैलेंज इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। केशवानंद भारती के मामले में यह कहा गया कि 25th अमेंडमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इज अ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल, यह संवैधानिक संशोधन है, यानी कि यह असंवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। उसका एक बहुत छोटा सा मैं रीजन बताता हूं। इवन जब हम लोग डिस्कस करेंगे केशवानंद 42nd अमेंडमेंट या 25th अमेंडमेंट, तब और डिटेल में करेंगे, लेकिन कंसाइजली आप इस बात को समझें कि 25th अमेंडमेंट जो आर्टिकल 14 और 19 को ओवरलैप भी करता था, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि 39 बी एंड सी असल में क्या करता है? इक्वल ट्रीटमेंट करता है। 39 बी एंड सी क्या करता है? इक्वालिटी स्टैब्लिश करना चाहता है। 39 बी एंड सी सोशलिज्म स्टैब्लिश करना चाहता है, और सोशलिज्म का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस। तो अल्टीमेटली इक्वालिटी ही स्टैब्लिश करता है, तो फिर 14 का वायलेशन वो कैसे हो गया? और रही बात अगर 19 की, तो 19 का 1F, 19(1)(f) राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, अगर हम इसको पूरी तरह से कुछ ही हाथों में अगर दे देंगे तो कैसे हम एस्टेब्लिश करेंगे इक्वालिटी? कैसे जो वेरी पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे फुलफिल होगा? इसलिए केशवानंद भारती के केस में इसको असंवैधानिक नहीं बताया गया। साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा सकता है, अदरवाइज फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। लेकिन यह मुद्दा जो बाद में आता है वह बहुत पहले से शुरू हो चुका था, और वो था 31A का। और 31A के साथ एक और अमेंडमेंट जोड़ दिया जाता है, वह है आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31B 9th शेड्यूल जो है हमारा, वो इससे आता है। 9th शेड्यूल क्या है? 9th शेड्यूल एक ऐसा प्रोविजन बनाया गया, एक शेड्यूल बनाया गया आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ फर्स्ट न्यू शेड्यूल इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके पहले केवल 8 थे। तो 9th शेड्यूल एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें अगर स्टेट कोई लॉ बनाती है, सोशल जस्टिस के लिए बनाती है, इक्वालिटी के लिए बनाती है, डिप्रेस क्लास के इंप्रूवमेंट के लिए बनाती है, तो वो मामला अगर वो 9th शेड्यूल में डाल देती है, व्हेन यू पुट इन अ 9th शेड्यूल, नो वन कैन चैलेंज इट। कोई इसको फिर चैलेंज नहीं कर सकता। यानी 9th शेड्यूल में जो मामला चला जाता है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, सॉरी।
नहीं किया जा सकता। ये एक बात और आपके सामने आ जाती, और इस बात को भी लेकर काफी डिस्कशन होता है, कोर्ट में लोग जाते हैं, और खास तौर से इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है हम लोगों के सामने, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1950। शंकरी प्रसाद के केस में इस बात को चैलेंज किया जाता है कि 31A एंड B के जो लॉज हैं क्या वो सही हैं या नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट एक केस 9th शेड्यूल से रिलेटेड आता है आपके सामने, वामन राव वर्सेस, आई थिंक यूनियन ऑफ इंडिया ही है, यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का है। और एक और केस आता है इसके बाद, वो है I.R. कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस। 9th शेड्यूल के मामले में वामन राव के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, बहुत गंभीरता से इस बात को याद रखिए। वामन राव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि नो डाउट 9th शेड्यूल is very densely populated and there must be some scrutiny of the matters which was fill in the 9th शेड्यूल, जो 9th शेड्यूल में डाले जा चुके हैं उसको देखना चाहिए। सिर्फ ये कि 9th शेड्यूल में कोई मामला आप डाल देंगे और उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, अब ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता। तो वामन राव के जजमेंट में एक बात बहुत क्रिस्टली क्लियर हो गई, वो बात ये हो गई जनाब कि 24 अप्रैल 1973, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हिंदुस्तान के संवैधानिक सुचिता का, सैंक्टिटी का, हमारे फंडामेंटल राइट की इंपॉर्टेंस का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट का बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। और ये डेट है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट का, ये जजमेंट का डेट है। और इन वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आई थिंक यूनियन ऑफ इंडिया ही है मेरे हिसाब से, मैं एक बार क्लियर कर लूं कि आपसे गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि आफ्टर द डेट ऑफ 24 अप्रैल 1973 एनी मैटर, एनी लॉ, जो भी कानून स्टेट के द्वारा 9th शेड्यूल में डाला जाए उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा, यानी कि अब 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू होगा। ये बात एकदम साफ साफ इस मामले में कह दी गई कि जिस दिन केशवानंद भारती का जजमेंट आता है, इस डेट को आप यहां पे लिख भी लें कि आप कंफ्यूज ना हो, डेट ऑफ जजमेंट डेट, सॉरी आप समझ जाएं, केशवानंद भारती। आफ्टर द डेट ऑफ केशवानंद भारती, any matter which is
put in the 9th schedule, any matter which is kept in the 9th schedule by the state will be judicially reviewed by Supreme Court. ये वामन राव के केस में आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखेंगे आप. एंड देयर आफ्टर I.R. Coelho वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007. I.R. Coelho वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार कहा कि कोई भी लॉ जो स्टेट बनाती है, कोई भी लॉ जो स्टेट के द्वारा बनाया जा रहा है, उसको आर्टिकल 14, 19 एंड 21 के बेसिस पर, गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल्स, गोल्डन ट्रायंगल राइट्स, आर्टिकल 14, 19, 21 के बेसिस पर उसकी स्क्रूटनी करना आवश्यक है, उसकी जांच करना आवश्यक है. 19, 14 और 21 की कसौटी पर ही ये कहा जा सकेगा कि जो भी मैटर आपने 9th शेड्यूल में डाला हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं. ये दोनों केस भी आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण केस आते हैं. एंड नाउ अब हम फिर से इन विषयों पर जा रहे हैं. तो 9th शेड्यूल ये आया आपका, ये हो गया 31B. 31A लैंड रिफॉर्म्स, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 प्लस 29 क्लॉज 2 की बात आई थी चंपकम दुराईराजन, और चंपकम दुराईराजन के जजमेंट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए लाया गया 15 क्लॉज 4 थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट. एंड देयर आफ्टर आर्टिकल 19 में आपका 19 क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. In short, amendment of Article 15, the most notable change was addition in clause 4 of Article 15, which explicitly allowed the state to make a special provision for SC, ST and other socially and educationally backward classes. This clause aimed to ensure that affirmative actions taken by the government would not be deemed discriminatory under Article 15 clause 1 and 29 clause 2, जो हम लोग भी डिस्कस किए. फिर amendment of Article 19, the amendment explained Article 19 clause 2 by adding a new ground of reasonable restrictions, public order, friendly relation with foreign state and incitement of an offense. ठीक. This change aimed to address concern about national security and public order and safety, while maintaining democratic freedoms. Insertion of Article 31A. 31A was introduced to validate laws concerning land reform and acquisition from jamindari, means jamindari abolition. Jamindar means a landlord. It provided protection against legal challenge that could undermine these critical reforms aimed at redistributing land to promote social equality. The core purpose of this amendment to establish a social justice, social equality and socialism. 9th schedule. The introduction of 9th schedule allowed certain law relating to land reforms and other socio-economic measures to be exempt from judicial review. The purpose of 9th schedule we had already discussed, यही पर्पस था. लेकिन वामन राव का केस और उसके बाद I.R. Coelho का केस आप जरूर ध्यान में रखिएगा. 24 अप्रैल 1973 के बाद जांचा जाएगा, जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा. This provisions was crucial in ensuring that law designed to benefit marginalized community could not be easily challenged in court.
and some other important amendments and some articles inserted by this first amendment. Namely, the first amendment also made minor change to several other articles like 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 and 376. Okay. Case law, Brij Bhushan versus State of Delhi plus Romesh Thapar, must be kept in your mind. Romesh Thapar versus State of Madras. Judgment date 26 May 1951 by the Constitutional Bench headed by Justice Hiralal Kani. Judgment: the court struck down an order prohibiting the publication of newspaper that was deemed to incite a public disorder, reinforcing the right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a). Significance: this case emphasized that restrictions on free speech must be reasonable and justifiable. Restrictions on free speech must be reasonable and justifiable. ओके, तो ये इन दोनों केसेस को एक साथ देखेंगे जब भी देखेंगे, ठीक है। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस में बेसिकली 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, जिसके लिए हम एक अलग से डिस्कशन करेंगे। लेकिन केशवानंद की बात यहाँ पर इसीलिए आ रही है क्योंकि मैंने आपको बताया कि व्हाट द वेरी पर्पज ऑफ आर्टिकल 31A and B to establish a socialism, to establish a social justice and land reforms। तो केशवानंद भारती के मामले में भी जब केरल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इससे आया, इससे केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट आया और इससे आया कि 14 और 19 को ओवरलैप कर सकते हैं 39B and C के फुलफिलमेंट के लिए। तो इनडायरेक्टली मामला वही हुआ जो फर्स्ट अमेंडमेंट से चला आ रहा था, तो इसको भी देखेंगे हम। जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ruling that while parliament has wide power to amend the constitution under article 368 cannot alter its basic structure। बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ सकती। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से बताया गया। जैसे कि इसके जस्ट बाद 42nd अमेंडमेंट आता है जो 39B and C नहीं, पूरे के पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को प्रिवेल करा देती है फंडामेंटल राइट के ऊपर। तो फंडामेंटल राइट का रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है, फंडामेंटल राइट की वैल्यू को कम करने की कोशिश की जाती है 42nd अमेंडमेंट में, और 42nd अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता है मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और चूंकि 42nd अमेंडमेंट में ही आता है आर्टिकल 368 क्लॉज 4 and 5, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई अमेंडमेंट करती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। और मिनर्वा मिल के केस में कोर्ट फिर से कहती है कि जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग केसेस में अलग अलग समय पर यह बात आती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सिग्निफिकेंस: दिस लैंडमार्क जजमेंट हैज profound implications for constitutional law in India, asserting that fundamental right cannot be abrogated through amendments, thereby protecting individuals' liberty against potential government overreach। तो थ्रू दिस ऑल हम लोगों ने ये जाना कि फर्स्ट अमेंडमेंट क्यों लाया गया, स्पेसिफिकली आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 19 क्लॉज 2, 31 एबॉलिश किया गया, 31A and B लाया गया और B के थ्रू 9th शेड्यूल एक नया शेड्यूल बनता है।
इसके अलावा कुछ और भी आर्टिकल्स हैं 85, 87, 372, 342, वो एक अलग बात है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा क्रूशियल नहीं है। ये जो आज 4 अमेंडमेंट्स या 4 बातें आपने पढ़ी हैं, इसका मूल उद्देश्य संविधान को संविधान के अकॉर्डिंगली इस्टेब्लिश करना था। एक ऐसे स्टेट की अभिकल्पना थी जो ये सिग्निफाई करता हो कि हमारे लिए सभी नागरिक एक। ओवरऑल अब कंक्लूजन में एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, विच सुप्रीम कोर्ट केस डायरेक्टली लेड टू द inclusion of Article 15 Clause 4 through the First Amendment, allowing special provision for certain community. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, चंपकम दुरायराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए.के. गोपालन में मामला तो आर्टिकल 21 का था, तो ये नहीं होगा। इसमें पर्सनल लिबर्टी का मतलब फिजिकल लिबर्टी। ब्रिजभूषण आपका आर्टिकल 19 का मामला है, 19(1)(a) का, तो ये भी नहीं होगा। केशवानंद भारती जो मामला है वो 24th, 25th, 29th अमेंडमेंट का मामला है, और आर्टिकल इसमें इन्वॉल्व होता था 13 क्लॉज 4 जोड़ा गया था, और प्लस 368 क्लॉज 3 जोड़ा गया था। दूसरा आर्टिकल इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो 39 बी एंड सी का होता है, कि 14 और 19 को ओवरलैप करता है, कोई बात नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि मुझे लगता है कि चंपकम दुरायराजन होगा, और आपको भी यही लगता होगा, यही आंसर होगा आपका। तो चंपकम दुरायराजन का मामला है जो 15 क्लॉज 4 से रिलेटेड है, जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और साथ ही साथ ये सीरीज आप के लिए बहुत अच्छा पहल होगी कि आप इसके माध्यम से ये जानें कि असल में इन अमेंडमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या है ये अमेंडमेंट्स। हम कोशिश करेंगे कि कुछ, सभी तो नहीं कर सकते, 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये होगा कि हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पे आपके साथ चर्चा करें, जिससे आपके अंदर संविधान की समझ ही न सिर्फ पैदा हो, उससे प्यार भी। थैंक यू सो मच।